तो संपूर्ण हिंदी पर साथियों इस क्लास की शुरुआत करते हैं, बढ़ते हैं साथियों इस क्लास की तरफ। अगर आपने इस क्लास में एंट्री कर दी है तो हिंदी में पूरे में से पूरे नंबर लाने के लिए इस क्लास को एंड तक देखिएगा और हिंदी में साथियों एकदम महारथी बनिएगा, एकदम निपुण बनिएगा। चलिए, तो यहां पर अगर बात करें, कोई साथियों बात करें, कोई दूसरा पार्ट, कोई तीसरा पार्ट नहीं, एक वीडियो और पूरी हिंदी साथियों चुटकियों में खत्म हो जाएगी आज। चलिए, तो पहला क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन पर है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो जब हम साथियों संज्ञा की बात करते हैं, देखिए एक क्वेश्चन पूरा चैप्टर कंप्लीट, एक एक क्वेश्चन देखेंगे, पूरा पूरा चैप्टर, पूरा पूरा टॉपिक साथियों उड़ाएंगे। यानी कि जो YouTube पर आप देखते हो कि एक टॉपिक को एक एक घंटा, आधा आधा घंटा दिया जाता है, मात्र 5-5, 4-4 मिनट में साथियों पूरा टॉपिक आज खत्म करेंगे आज की इस वीडियो में। और ऐसी वीडियो साथियों पूरे YouTube पर कहीं भी नहीं देखोगे इसके अलावा। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। जब साथियों हम बात करते हैं संज्ञा के भेदों की, आपसे एक प्रश्न बनता है, 4 ऑप्शन आपके सामने आते हैं, पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा संज्ञा का भेद नहीं है। तो पहली अगर बात करें, आपको साथियों सारे भेद मालूम होना चाहिए कि भैया संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो पहला की अगर बात करें, एक तो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। दूसरे की अगर बात करें, दूसरे भेद की आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। क्या व्यक्तिवाचक हो गई साथियों, जातिवाचक हो गई। थोड़ा सा जल्दी में लिख रहा हूं इसलिए आप लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा राइटिंग पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देखेंगे, ठीक है। चलिए, अब तीसरी की अगर बात करें साथियों, यहां पर भाववाचक संज्ञा आपको ध्यान रखना है। तो पहली मैंने आपको बताई व्यक्तिवाचक, दूसरी बताई जातिवाचक, तीसरी बताई साथियों भाववाचक, और चौथी की अगर बात करते हैं आप लोग ध्यान रखेंगे समूहवाचक की अगर बात करें, समुदायवाचक भी कह सकते हैं एक तरीके से, सामुदायिक वाचक भी यहां पर हम लोग कह सकते हैं। समुदायक वाचक आपका ये चौथा प्रकार हो जाएगा। और पांचवा और अंत की अगर बात करते हैं तो पांचवा और अंत आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों द्रव्यवाचक। क्या द्रव्यवाचक की अगर बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां से प्रश्न कैसे बन सकते हैं, पहला प्रश्न तो आपका यही बन गया कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो ये 5 भेद हैं, तो इसलिए इसका सही जवाब आपका 5 हो जाएगा। एक प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा का भेद नहीं है। उसमें ऑप्शन नंबर ये व्यक्तिवाचक दे देंगे, जातिवाचक दे देंगे, भाववाचक दे देंगे और एक कोई इधर उधर का शब्द दे देंगे। तो वो क्वेश्चन आप कैसे कर पाओगे, जब ये पांचों के भेद आपको मालूम होंगे तभी तो कर पाओगे। तो अब हम लोग यहां पर साथियों बात करते हैं थोड़ा सा अंदर जाकर के प्रश्न आपसे और क्या क्या बनते हैं। देखिए, इस क्लास की अगर बात करें, ये क्लास आपसे बहुत मेहनत के साथ साथियों बनाई गई है। पिछले कई सारे दिन से अगर बात करें, मेरे मन में यह ख्याल था कि एक ऐसी वीडियो बच्चों को दी जाए, क्योंकि बच्चों की बहुत ज्यादा क्वेरी आ रही थी कि एक ऐसी वीडियो दीजिए कि उसमें पूरी हिंदी को खत्म कर दिया जाए। तो मैं साथियों काम चल रहा था बहुत देर से साथियों इस क्लास के ऊपर। तो आज की इस वीडियो को बहुत तसल्ली से आप देखिएगा, क्योंकि तसल्ली से देखेंगे, बहुत आराम से देखेंगे, तभी आपको ये पूरी हिंदी समझ में आएगी। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि बहुत ज्यादा आपको याद ना करना पड़े, मैं इस प्रकार से आपको समझाऊं कि ये सारी कंटेंट, ये सारी चीजें आपको क्लास में ही तैयार हो जाएं और परीक्षा में साथियों एकदम धुआं धुआं कर दो हिंदी के सेक्शन में। देखिए, व्यक्तिवाचक की जब हम बात करते हैं, आपसे 4 शब्द दिए जाते हैं, पूछा जाता है इसमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। देखिए, जो यूनिक है, जैसे कि मान करें अगर किसी व्यक्ति का नाम आ जाए, सुरेश है, रमेश है, या किसी लड़की का नाम आ जाए, गीता है, या कह सकते हैं साथियों पार्वती है, कुछ भी मतलब एक तरीके से लड़की का नाम आ जाए, तो वो हमेशा साथियों व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति का नाम आ जाए तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, अगर किसी स्थान का नाम आ जाए तो साथियों वो क्या होगी, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, अगर किसी वस्तु का नाम आ जाए तो वो साथियों क्या होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अब मैंने यहां पर आपको बताया किसी का नाम आ जाए, जैसे किसी देश का नाम आ जाए, जैसे भारत है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर देश की यहां पर बात करेंगे तो ये आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अब मैंने यहां पर लिखा जातिवाचक संज्ञा की। अब हम बात कर लेते हैं, मान लीजिए आदमी शब्द है, तो पूछा जाएगा बताइए भाई आदमी शब्द में कैसी संज्ञा है, तो इसमें जातिवाचक संज्ञा है। औरत की अगर बात करें, औरत शब्द में साथियों कैसी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। अब बात करते हैं साथियों नदी शब्द कैसा है, तो नदी में एक जातिवाचक संज्ञा। देखिए, आदमियों में से अगर किसी का नाम आ जाए तो वो जातिवाचक, लेकिन आदमी आ जाए तो वो आदमियों में से किसी अगर आदमी का नाम आ जाए तो वो व्यक्तिवाचक, लेकिन आदमी आ जाए तो वो जातिवाचक। औरत शब्द आ जाए तो वो जातिवाचक, औरतों में से नाम किसी का आ जाए तो वो व्यक्तिवाचक। नदी शब्द आ जाए तो वो जातिवाचक, किसी नदी का नाम आ जाए तो वो व्यक्तिवाचक, जैसे कि गंगा नदी क्या है, व्यक्तिवाचक है, यमुना नदी क्या है, व्यक्तिवाचक है। तो इतनी जानकारी साथियों आपको ध्यान रखना है। देखिए, अब अगर बात करें देश शब्द आ जाए, पूछा जाए देश शब्द में कैसी संज्ञा है, तो जातिवाचक है। लेकिन अगर किसी देश का नाम आ जाए, कनाडा आ जाए, थाईलैंड आ जाए,
फ्रांस आ जाए तो वो साथियों व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। किसी राज्य का नाम आ जाए तो वो व्यक्तिवाचक, लेकिन राज्य शब्द आ जाए तो वो साथियों जातिवाचक हो जाएगी। ठीक है ना, तो इतनी जानकारी आपको ध्यान रखना है। अब भाववाचक की हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर बात करें यहां पर बुढ़ापा शब्द है, तो बुढ़ापे में साथियों एक भाव नजर आ रहा है, आप खुद देखोगे कि इसमें तो भाई भाव नजर आ रहा है, तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। जवानी शब्द आपकी कैसी हो जाएगी, इसमें एक भाव नजर आ रहा है, तो ये एक आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। थकावट है, मित्रता है, थकावट आपकी हो गई, थकावट में भी भाव नजर आ रहा है। मित्रता शब्द है, भाववाचक संज्ञा है। दुश्मनी शब्द है, ये सब के सब साथियों भाववाचक संज्ञा है। अब समुदायवाचक की अगर बात करते हैं, समुदायक वाचक कह लो या समुदायवाचक कह लो, ठीक है ना। समुदायवाचक की जब हम बात करते हैं, मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा कक्षा, तो कक्षा से एक तरीके से साथियों समुदाय ही होता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कक्षा शब्द कैसा शब्द है, तो यह समुदायवाचक संज्ञा है। मान लीजिए पूछ लिया जाए सेना शब्द कैसा है, तो सेना भी आपका समुदायवाचक है। आपका भीड़ शब्द आपसे पूछ लिया जाए तो यह भी समुदायवाचक है। और यह सारी जानकारी आपको कुल मिला के ध्यान रखना है। सभा अगर आपसे पूछ लिया जाए, सभा भी आपका समुदायवाचक हो जाएगी। अब द्रव्यवाचक की अगर बात करते हैं, तो मान लीजिए अगर आपसे पूछ लिया जाए तेल, तो तेल साथियों द्रव्यवाचक संज्ञा है। घी की अगर बात कर ले, घी की आपका साथियों द्रव्यवाचक है। और बात करें सोना है, चांदी है, ये सब साथियों किसमें आ जाएंगी, सोना चांदी की अगर बात करें या पीतल की अगर बात करें, तो ये सब के सब साथियों द्रव्यवाचक में ही आ जाएंगी। तो कुल मिला के जितनी जानकारी मैंने आपको दी है, अगर इस जानकारी आपको साथियों ध्यान रखेंगे ना, तो परीक्षा में आपको कोई हरा नहीं सकता। एग्जामिनर जहां से भी क्वेश्चंस डाल दे, आपको हिला नहीं सकता। दूसरे नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। अच्छा, मतलब ये पूछा जा रहा है कि इनमें से सर्वनाम का कौन सा प्रकार नहीं है। तो प्रश्न आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि सर्वनाम के कितने भेद हो सकते हैं, इनमें से सर्वनाम का कौन सा भेद नहीं है। बहुत तरीके के साथियों प्रश्न आपसे हो सकते हैं। तो ये जो सर्वनाम वाला टॉपिक है, 2 से 3 मिनट में साथियों मैं इसको भी खत्म कर दूंगा। देखिए, जब हम यहां पर बात करते हैं साथियों यूपी पुलिस एग्जाम की, तो सबसे ज्यादा गेनिंग सब्जेक्ट आपका कौन सा है, हिंदी ही है। यानी कि अगर बात करें साथियों, कोई एक ऐसा बच्चा है कि हिंदी में पूरे में से पूरे प्रश्न जा साथियों अगर वो कर देता है, तो मैं कह सकता हूं 80% उसके सिलेक्शन के चांस हो जाते हैं। क्योंकि साथियों जो हिंदी के सेक्शन में पूरे में से पूरे नंबर ले आता है, गेनिंग पॉइंट है, सब कवर कर लेता है हिंदी में, तो रीजनिंग में भी वो बहुत कमजोर नहीं होगा, कहा जा सकता है। हिंदी की अगर वो मेहनत कर रहा है, तो रीजनिंग में भी उसने मेहनत की होगी। और ये 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं साथियों, अगर इनका स्कोर आपका एग्जाम में बहुत अच्छा आ जाता है ना, तो 99% साथियों सिलेक्शन के चांस आपके हो जाते हैं। तो ये साथियों बहुत बुरा सौदा नहीं है, बहुत अच्छा सौदा है कि एक वीडियो में आपको पूरी हिंदी का निचोड़ दिया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि साथियों अगर अच्छे से इसको कर लोगे, तो सभी के सभी प्रश्न आप बहुत आराम से कर देते हो और कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अगर एग्जाम से पहले जाकर देखना, इस वीडियो को देख लो और कोई भी प्रैक्टिस सेट दुनिया को उठा लो, कोई भी वो प्रीवियस ईयर हो, कुछ भी हो, और सॉल्व कर लेना साथियों, ये समझ लीजिए बहुत शानदार स्कोर आपका आएगा हिंदी में। ठीक है ना। चलिए देखिए, सबसे पहली अगर बात करते हैं सर्वनाम का प्रकार नहीं है, तो सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। तो पहला प्रकार की अगर बात करते हैं साथियों, ये आपको पुरुषवाचक हो जाएगा। क्या, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो एक तो हो गया साथियों पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरे की जब हम साथियों यहां पर बात करते हैं, आपको ध्यान रखना है निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, यहां पर दूसरे की अगर बात करें तो आप लोग ध्यान रखेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब आपसे जो प्रश्न बनता है ना, वो मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, जैसे कि प्रश्न यहां से बहुत तगड़े तगड़े साथियों प्रश्न बनते हैं, जो बहुत तरीके के बहुत तरह के साथियों बच्चे नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये टॉपिक साथियों अगर आप देख लेते हो, तो आप बहुत आराम से उन प्रश्नों को कर दोगे। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। साथियों उतना डीप मैं आपको आज की इस वीडियो में पढ़ाऊंगा, जितना डीप साथियों एग्जाम प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, सब कुछ खत्म कर देंगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम की अगर बात करते हैं, प्रश्न आपसे बनते हैं, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। पांचवें की अगर बात करते हैं साथियों, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। संबंधवाचक सर्वनाम साथियों यहां पर हो गया। ठीक है ना। और अब लास्ट की अगर बात करते हैं, छठवां जो भेद होता है साथियों, वो निजवाचक होता है। और निजवाचक में साथियों सबसे ज्यादा आपसे प्रश्न पूछा जाता है। चलिए, तो ये तो निजवाचक सर्वनाम हो गया। देखिए, अब पहला प्रश्न आपसे बनेगा कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो 6 भेद होते हैं। पूछा जाए अगर साथियों संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के तो 5 भेद होते हैं। लेकिन सर्वनाम के कितने भेद होते हैं साथियों, 6 भेद होते हैं। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। देखिए,
अब हम साथियों निश्चयवाचक सर्वनाम की अगर बात करें कि निश्चयवाचक सर्वनाम से संबंधित कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अब इसकी हम डिटेल में बात करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम की। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये शब्द क्या है, ये शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगर आपसे पूछा जाए साथियों वह ये किस प्रकार का सर्वनाम है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की अगर बात करते हैं तो ये साथियों कोई शब्द जो होगा ना वो कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कुछ की अगर बात करते हैं तो कुछ भी आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। निश्चय और अनिश्चय में अंतर क्या है, मतलब निश्चय में हमें पता होगा कि ये आदमी, ये लड़का मेरा दोस्त है, तो हम उस लड़के की बात कर रहे हैं। अब हम कहेंगे कोई लड़का मेरा दोस्त है, तो कोई का मतलब क्या, कोई निश्चित नहीं है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम की अगर बात करेंगे, इसमें कोई प्रश्न पूछा जाएगा, प्रश्न किस शब्द के द्वारा पूछा जा सकता है, कौन, ठीक है ना। बताइए भारत के कौन राष्ट्रपति हैं, या आपसे पूछा जाए क्या तुम्हारा नाम रवि है, तो क्या शब्द है, कौन शब्द है, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम की श्रेणी में ही आते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि कौन क्या निम्नलिखित में से किस प्रकार का सर्वनाम है, तो आपको क्या बताना है, प्रश्नवाचक सर्वनाम बताना है। संबंध की अगर बात करते हैं, मोहन अगर बात करें साथियों, संबंध की बात करें, ठीक है, जो तुम्हारा भाई है वो मेरा दोस्त है, तो यहां पर जो शब्द जो है ना वो क्या प्रतीत कर रहा है, वो साथियों एक संबंध बता रहा है। ठीक है, जो की अगर हो गया, या सो की अगर बात करें, सो आपका क्या है, सो भी आपका संबंधवाचक सर्वनाम है, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद अगर बात करें, निजवाचक सर्वनाम सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अगर बात करें साथियों, आप अपनी बात करो, जैसे कि या खुद अगर शब्द आ जाए, या साथियों अगर स्वयं शब्द आ जाए, पूछा जाए ये कैसे शब्द हैं, तो ये निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। मैं अपना काम खुद करता हूं, पूछा जाएगा खुद इसमें क्या है, तो खुद सर्वनाम है। कैसा सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है। पूछा जाए कि मैं स्वयं काम करता हूं, स्वयं शब्द क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। तो ये सारे के सारे मैंने जो आपको उदाहरण बताए हैं, इससे बाहर परीक्षा में साथियों आ ही नहीं सकता, ठीक है ना। अब अगर बात करें साथियों, सर्वनाम का प्रकार नहीं है, तो पुरुषवाचक के बारे में मैंने आपको नहीं बताया, अभी बताऊंगा। निजवाचक के बारे में मैंने आपको बताया है कि आप खुद, स्वयं, ये तीन शब्द साथियों निजवाचक की श्रेणी में आते हैं। अगर आएगा तो इसी टाइप का कोई प्रकार का आपसे पूछ लिया जाएगा। प्रश्नवाचक की अगर बात करें, इसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन गुणवाचक साथियों सर्वनाम का प्रकार नहीं है। तो सर्वनाम का इसमें से कौन सा प्रकार नहीं है, तो साथियों ऑप्शन नंबर डी वाला नहीं है। तो जिनका आंसर यहां पर कुल मिला के डी था, तो बिल्कुल करेक्ट था। अब साथियों मैं इन सबको गायब कर देता हूं। अब प्रश्नवाचक की अगर हम लोग बात करेंगे, तो इससे साथियों कौन कौन से यहां पर आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम, देखिए मैं यहां पर लिख लेता हूं बहुत शानदार तरीके से। पुरुषवाचक साथियों यह क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कैसे क्या क्वेश्चन बनेंगे, सब कुछ साथियों आपको बताऊंगा, सब कुछ आपको बताऊंगा। एक क्वेश्चन भी आपका साथियों यूपी पुलिस के एग्जाम में छूटने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा जो टारगेट है साथियों, मैं तो अपना टारगेट पूरा कर रहा हूं। मेरा टारगेट है आपका सिलेक्शन, और आप साथियों बढ़िया तरीके से अगर यहां से पढ़ोगे तो सिलेक्शन आपका हो जाएगा और मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा। बहुत आसान सी बात है। चलिए अगर बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के हो जाए, आपसे कितने प्रकार के होते हैं पूछा जाए, तो तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार क्या होता है साथियों, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या उत्तम लिख दिया, पुरुष को शॉर्ट में लिख देता हूं और सर्वनाम को शॉर्ट में लिख देता हूं, ठीक है ना। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है साथियों, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, तो मध्यम लिख देता हूं, ठीक है ना। और तीसरे भेद की अगर बात करूं साथियों, तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। अगर बात करूं साथियों उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की, तो पूछा जाएगा साथियों मैं शब्द किसके अंतर्गत आता है। देखिए मान लीजिए तीन दोस्त खड़े हैं, ये क्या है, ये मान लीजिए मैं हूं, ये मान लीजिए मैं हूं, ये मेरा साथियों दोस्त है, और ये एक अलग को खड़ा है साथियों, एक अन्य व्यक्ति खड़ा है जिसको मैं जानता नहीं हूं। अब सबसे पहले मैं अपनी बात करूंगा, अपनी बात करूंगा ना, तो वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। यानी कि मैं कहूं या हम कहूं, हम भी तो मैं ही होता है एक तरीके से। अब उसके बाद मैं अपने दोस्त की बात करूंगा, दोस्त मेरे सामने खड़ा होगा तो मैं उसको क्या कह सकता हूं, तुम कह सकता हूं या तू कह सकता हूं एक तरीके से। अब तो ये आपका क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगर बात करते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की, तो मैं कह सकता हूं कि थोड़ा सा दूर खड़ा है, वह कह सकते हैं, वह, या कह सकते हैं वे कह सकते हैं, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जाएगा कि मैं किस प्रकार का सर्वनाम है, तो मैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। पूछा जाएगा हम किस प्रकार का सर्वनाम है, तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। पूछा जाएगा तुम किस प्रकार का सर्वनाम है, तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। पूछा जाएगा वह किस प्रकार का सर्वनाम है, तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट भी उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए तीसरे नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं। तो अभी मैंने आपको पूरी डिटेल में बताया था व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। किसी
इंसान का नाम है, जैसे कि दुनिया में किसी का भी नाम है, तो मार्क जुकरबर्ग हैं, जो बाइडन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, या कोई द्रौपदी मुर्मू, ये दुनिया में किसी का भी अगर नाम है तो वो साथियों व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात की अगर साथियों बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कोई आदमी शब्द है या कोई नदी शब्द है, अब नदियों में तो हमें पता नहीं, नदी एक जातिवाचक संज्ञा है, आदमी एक जातिवाचक संज्ञा है, पहाड़ एक जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है ना। तो जो कुल मिला के यूनिक होगा, उसकी तरह कोई और नहीं होगा, वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अब मुझे बताइए, हिमालय जैसा क्या कुछ है, या हिमालय ही कहीं और है कि भैया ये हिमालय का दूसरा पार्ट? नहीं, हिमालय अपने आप में वो एक है, तो ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। गंगा अपने आप में एक है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। रामायण एक अपने आप में एक है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन पता नहीं किस पहाड़ की बात चल रही है, पहाड़ तो बहुत तरीके के होते हैं। तो ये अपने आप में साथियों एक जातिवाचक संज्ञा। कैसी संज्ञा है साथियों? जातिवाचक संज्ञा है, ये अपने आप में एक। तो पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जातिवाचक संज्ञा है। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब क्या है। साथियों अगर आप चाहते हो आपका सिलेक्शन हो जाए बहुत आसानी से, क्योंकि अब बहुत दिन तो बचे नहीं है एग्जाम में, ठीक है ना, तो अगर आप साथियों अपने माँ और बाप से प्यार करते हो, अपनी मदर और फादर से प्यार करते हो, तो सिलेक्शन आपको साथियों लेना ही होगा। क्योंकि वर्दी की, अगर वर्दी की देखिए बात ही कुछ और होती है। दुनिया में हजारों तरह की साथियों नौकरियां होती है, प्राइवेट होती है, गवर्नमेंट जॉब होती है, लेकिन जब लड़के के बदन पर साथियों वर्दी आती है तो उसकी बात ही साथियों निराली होती है। चलिए यामा की अगर बात करते हैं तो यामा के रचयिता आपसे साथियों पूछे जा रहे हैं, कौन है बताने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपका जवाब साथियों महादेवी वर्मा है तो बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा एक प्रश्न आपसे और पूछा जाता है कि आपसे ये पूछा जाता है कि आधुनिक मीरा के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपसे अगर पूछ लिया जाए आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है साथियों, तो महादेवी वर्मा को कहा जाता है। यह बात भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा एक दो रचना मैं आपको बता देता हूं, महादेवी वर्मा की ही है और वो बहुत पूछी जाती है। आपसे पूछा जाएगा कि दीपशिखा, आपसे पूछा जाएगा साथियों दीपशिखा किसकी रचना है, तो दीपशिखा किसकी रचना है साथियों? महादेवी वर्मा की है। आपसे पूछा जा सकता है साथियों निहार किसकी रचना है, तो निहार साथियों महादेवी वर्मा की रचना है। और उसके अलावा अगर बात करते हैं ये जो यामा है ना, यामा के लिए साथियों ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था किसको? महादेवी वर्मा को। अगर आपसे पूछा जाए कि महादेवी वर्मा की ऐसी कौन सी रचना थी जिसके लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, तो यामा के लिए ही दिया गया था। तो जिनका आंसर कुल मिला के ऑप्शन नंबर सी है, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों क्लास को आप सभी लोग लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को साथियों जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन साथियों आप सभी लोग जरूर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि सिलेक्शन इस बार आपका बहुत आराम से हो जाएगा, क्योंकि टारगेट सिलेक्शन चैनल को आपने ज्वाइन कर लिया है और जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है वो दुनिया का एकदम सर्वश्रेष्ठ कंटेंट है, परीक्षा वाला कंटेंट है, क्योंकि एग्जाम नजदीक है। अब आपको ऐसी कोई चीज नहीं कराऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ना हो, वही चीज आपको दे रहा हूं जो एग्जाम में आपसे साथियों पूछी जाएगी। चलिए 5वें नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निजवाचक सर्वनाम है। अभी ऊपर मैंने आपको बताए थे सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके अलावा निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, और लास्ट में बताया था मैंने साथियों आपको निजवाचक सर्वनाम। क्या बताया था? निजवाचक सर्वनाम साथियों मैंने आपको बताया था, और निजवाचक में मैंने आपको क्या बताया था कि निजवाचक में कौन कौन से शब्द आते हैं? आप आता है, मतलब अपनी खुद की बात चल रही होती है, खुद शब्द आता है और स्वयं शब्द आता है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निजवाचक का सर्वनाम का उदाहरण है, यह आपसे पूछा जा रहा है। चलिए तो यहां पर देख लेते हैं साथियों, हम लोग या स्वयं, तो सबसे बढ़िया शब्द जो लग रहा है वो स्वयं लग रहा है, इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, सिंपल सा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। देखिए ये एक ऐसा टॉपिक है जो अच्छा बच्चा नहीं कर पाता है, ठीक है। तो आज के इस टॉपिक में 2 से 3 मिनट में साथियों इस वाच्य वाले टॉपिक को कंप्लीटली तौर पर खत्म करेंगे। आपने कुछ साल पहले पढ़ा होगा इंग्लिश में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो इंग्लिश में तो साथियों 2 तरह के होते हैं वाच्य, जिसको कहते हैं वॉइस। इंग्लिश में वाच्य को वॉइस कहा जाता है, एक्टिव वॉइस होता है और पैसिव वॉइस होता है। लेकिन हिंदी की अगर बात करते हैं तो 3 तरह के वाच्य होते हैं, कौन कौन से? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो प्रश्न आपसे यह पूछ लिया जाए कि वाच्य के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं, सिंपल सा जवाब आपको देना है।
लेकिन परीक्षा में प्रश्न आपसे ये नहीं पूछा जाता, आपको दे दिया जाता है एक वाक्य जैसे कि यहां पर दिया गया है और पूछा जाता है कि इसमें भैया बताइए ये कैसा वाक्य है, ये कर्मवाच्य है, भाववाच्य है या कर्तृवाच्य है। तो यहां पर साथियों मैं आपको दिखा देता हूं और कुछ ट्रिक से भी हम लोग यहां पर देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली, ये कैसा वाक्य है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, वाच्य की अगर बात करें, वाच्य क्या होता है, वाक्य में क्रिया जो होती है ना, क्रिया अगर क्रिया कर्ता के अनुसार साथियों इस्तेमाल हो रही हो तो वो आपका क्या होगा, वो कर्तृवाच्य होगा। जैसे कि मैं आपको यहां पर साथियों एक वाक्य लिखकर दिखा देता हूं, उसके अनुसार मैं आपको समझा देता हूं। जैसे कि मोहन पुस्तक साथियों क्या करता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है। अगर बात करें साथियों देसी लैंग्वेज में, एक है ये क्रिया है, ये इसके अकॉर्डिंग आई है तो वो क्या होगा, वो वहां पर कर्तवाच्य होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस वाक्य में साथियों क्या हो जाएगा, कर्तवाच्य आपका हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर मान लीजिए अगर आ जाता सुनीता पुस्तक पढ़ती है, तो ये क्रिया जो है ना किसके अनुसार बदली साथियों, कर्ता के अनुसार बदली, और क्रिया कर्ता के अनुसार जब बदलती है तो वहां पर कर्तवाच्य होता है। अगर ट्रिक से बात करें तो ट्रिक से भी मैं आपको साथियों बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ अपने पास है। चलिए, अगर बात करते हैं साथियों, यहां पर पहला पॉइंट तो आपने देख लिया, ठीक है ना। और अगर वाक्य में जैसे कि मान लीजिए रमेश, ठीक है, मैं यहां पर आपको वाक्य लिख देता हूं, रमेश ने पुस्तक पढ़ी। तो रमेश ने पुस्तक पढ़ी, ये कैसा वाक्य है, किसी भी वाक्य को देखो और किसी भी वाक्य में अगर ने शब्द आ जाता है तो वो आपका साथियों कैसा हो जाता है वाच्य, वो आपका साथियों कर्तृवाच्य हो जाता है। ये आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। पहला पॉइंट, अगर आपको किसी वाक्य में साथियों क्या दिख जाए, द्वारा दिख जाए, जिसके रमेश द्वारा क्या दिख जाए, रमेश द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, रमेश द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, मैंने यहां पर लिख दिया पढ़ी जाती है। चलिए, शॉर्ट में लिख रहा हूं। तो कभी भी आपको किसी वाक्य में साथियों द्वारा दिख जाए तो उसमें कैसा वाच्य होगा, उसमें साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे कर्म वाच्य होगा। ये ट्रिक है एक तरीके से, और ये ट्रिक ही एग्जाम में काम करती है। या मान लीजिए यहां पर ये हो जाता, रमेश के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो द्वारा आ जाए या के द्वारा हो जाए साथियों, क्या होता है, कर्म वाच्य होता है। तो यहां पर अगर बात करें, अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली, तो यहां पर साथियों क्या आ गया, ने शब्द आ गया, तो सिंपल सा है साथियों, कर्तृवाच्य लगा। तो बहुत आसान सा। अगर यहां पर लिखा होता अध्यापक के द्वारा कक्षा में गणित की परीक्षा ली गई, तो साथियों वहां पर आपका क्या हो जाए, वहां पर कर्मवाच्य हो जाता। अब ये बचा साथियों भाववाच्य। ये भाववाच्य क्या होता है, तो कभी भी साथियों अगर आपको कैसे वाक्य दिखे कि मोहन से चला नहीं जाता, तो इसमें भाव नजर आ रहा है, भाववाच्य हो जाएगा। रोहन से दौड़ा नहीं जाता, उससे खाया नहीं जाता, इस प्रकार की अगर मतलब नेगेटिविटी यहां पर दिखाई जाती है, मोहन से चला नहीं जाता, उससे खाया नहीं जाता, पेड़ पर कूदा नहीं जाता, तो जब भी नकारात्मक ऐसे हो तो वहां पर आपका साथियों भाववाच्य होगा और यहां पर भाव की प्रधानता होगी, ठीक है ना। और इस तरीके के वाक्यों में साथियों ज्यादातर से का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि मोहन से चला नहीं जाता, रमेश से खाया नहीं जाता, ठीक है ना। तो ये भी आपको साथियों एक तरीके से ध्यान रखना है। चिड़िया से उड़ा नहीं जाता, तो इसमें भी से आ गया है और एक तरीके से नेगेटिव ये वाक्य है। तो उम्मीद करता हूं साथियों ये टॉपिक पूरी तरीके से मैंने खत्म कर दिया होगा। चलिए, अब साथियों ये वाक्य वाला भी एक टॉपिक है, ये आपको बहुत परेशान करता है। एक वाक्य सिंपल सा दे दिया जाता है और पूछा जाता है बताइए ये सरल वाक्य है, मिश्रित वाक्य है या संयुक्त वाक्य है। तो यहां पर अगर बात करें साथियों, पहले मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूं। देखिए, तीन तरह के वाक्य हैं, सरल वाक्य आपके और आपका संयुक्त वाक्य। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि संयुक्त वाक्य की आप पहचान कैसे करोगे। एक वाक्य आपसे दिया जाएगा और पूछा जाएगा बताइए ये कैसा वाक्य है। तो अगर संयुक्त वाक्य होगा तो उसमें साथियों और जरूर आएगा। अगर किसी भी शब्द के किसी भी वाक्य के बीच में और आ जाए, ठीक है, जैसे कि यहां पर और है, बिल्कुल है साथियों, तो और अगर आ जाए या और की जगह मान लीजिए तथा आ जाए, तो और आ जाए, तथा आ जाए साथियों, तो वो कैसा वाक्य होगा, वो आपका संयुक्त वाक्य होगा। मान लीजिए और आ जाए, तथा आ जाए, या कह सकते हैं एवं आ जाए, या साथियों अर्थात आ जाए, या अथवा आ जाए साथियों, या शब्द आ जाए, तो वो कैसा वाक्य होगा, संयुक्त वाक्य होगा। किंतु आ जाए साथियों, परंतु आ जाए, किंतु आ जाए, परंतु आ जाए, लेकिन शब्द आ जाए, तो वो कैसा वाक्य होगा साथियों, संयुक्त वाक्य होगा। इसलिए आ जाए, इसलिए तो नहीं कह सकते साथियों, इसलिए भी हाँ इसी में आ जाएगा, संयुक्त वाक्य में ही आ जाएगा इसलिए, ठीक है ना। तो ये सारे अगर साथियों आते, अतः शब्द आ जाए, तो वो क्या होगा, संयुक्त वाक्य होगा। तो ये वाला तो मैंने ऐसा ही बता दिया साथियों, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूं मिश्रित वाक्य, जैसे कि ये मिश्र वाक्य है ना, तो मिश्र वाक्य साथियों क्या पहचान होती है, मिश्रित वाक्य भी कहते हैं, मिश्र वाक्य। देखिए,
अगर मिश्रित की बात करते हैं हम ना, तो मिश्रित का मतलब साथियों क्या होता है? मिश्रित का मतलब मैं आपको बता देता हूं, मिला जुला। क्या? मिश्रित का मतलब होता है साथियों मिला जुला, यानी कि जहां पर भी मिले जुले शब्द आते हैं वो आपके मिश्रित वाक्य की श्रेणी में आते हैं। अब हम बात करते हैं साथियों कैसे। जैसे कि मान लीजिए यद्यपि, जैसे कि आ गया यद्यपि और तथापि आ गया, यद्यपि तथापि आ गया। या मान लीजिए साथियों आपके सामने आ गया जैसा वैसा, जैसा जैसा वैसा आ गया। जैसे कि मान लीजिए ये आएगा कैसे, जैसा तुम करोगे वैसा मैं करूंगा। तो यहां पर वाक्य में जैसा भी आ गया वैसा भी आ गया। अगर यद्यपि आ जाए और तथापि वाक्य में आ जाए तो वो आपका क्या होगा? मिश्रित वाक्य होगा। उसके अलावा जब तुम आओगे तब वो जाएगा, तो जब भी आ गया और तब भी आ गया। तो अगर जब आ जाए और तब आ जाए तो वो कैसा वाक्य होगा? तो वो साथियों मिश्रित वाक्य होगा। ये आपको ध्यान रखना है। जहां तुम जाओगे वहां वो नहीं जाएगा, तो जहां और वहां आ जाए तो ये मिश्रित वाक्य कहलाएगा। उसके अलावा दो मैं आपको और दे देता हूं जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं साथियों। अगर वाक्य में आ जाए क्योंकि, क्या? अगर वाक्य में आ जाए क्योंकि तो वो मिश्रित वाक्य हो जाएगा। और अगर वाक्य में आ जाए का में छोटी मात्रा की तो वो भी साथियों मिश्र वाक्य हो जाएगा। तो संयुक्त वाक्य की भी पहचान मैंने आपको बता दी, मिश्रित वाक्य की भी पहचान मैंने आपको बता दी। अब ये ऐसा वाक्य, अगर कोई वाक्य मिश्रित वाक्य भी नहीं बन रहा है, संयुक्त वाक्य भी नहीं बन रहा है, तो जाहिर सी बात है वो एक सरल वाक्य होगा। और सरल वाक्य देखते ही पहचान में आ जाता है कि भाई ये तो सरल वाक्य है। देखिए अब आप यहां पर देखिए और बताइए कि सही जवाब आपका यहां पर साथियों क्या हो सकता है। मिश्र वाक्य आपसे पूछा जा रहा है, तो यहां पर अगर बात करें के आ गया, मैंने आपको बताया था कि अगर के आ जाए या क्योंकि आ जाए तो वो मिश्र वाक्य होगा। तो ये तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधान अध्यापक जी ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा, बिल्कुल सही। बहुत से छात्र पुस्तक में हिंदी व्याकरण की पुस्तक पढ़ रहे हैं, यहां पर ऐसा कोई शब्द नहीं है, नहीं आए तो ये आपका सरल वाक्य हो जाएगा। लड़के मैदान में एक सभा का आयोजन कर रहे हैं, तो ये भी आपका सरल हो जाएगा। सतीश खाना खाकर उठा और हरीश, क्या लिखा हुआ है? और हरीश खाने बैठ गया। तो यहां पर साथियों और आ गया, ये आपका क्या हो जाएगा? एक संयुक्त वाक्य हो जाएगा। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। संखेश्वर शब्द में कौन सी संधि है? अब आपसे पूछा जा रहा है व्यंजन संधि है, यण संधि है या अयादि संधि। देखिए कोई भी एक ऐसा शब्द साथियों आपको दे दिया जाए कि उसमें साथियों आधा वर्ण हो और उसके बाद या लगा हो और पूछा जाए इसमें कौन सी संधि है, तो उसमें हमेशा साथियों यण संधि होगी। ये आपको मालूम होना चाहिए। यहां पर अगर बात करें साथियों संधि का एक ये प्रश्न है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि संधि की संधि विच्छेद क्या होती है, क्या आपसे पूछ लिया जाए कि संधि की ही साथियों संधि विच्छेद अगर आपसे पूछ ली जाए तो आपको क्या बताना है साथियों? आपको बताना है, मैं आपको यहां पर बता देता हूं, समधंधी। क्या हो जाएगा? सम और हलंत भी आएगा साथियों, समधंधी। ये क्या हो जाएगा? ये तो साथियों इसका संधि विच्छेद हो जाएगा एक तरीके से। बात करिए, आपको ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ लिया जाए संधि के कितने भेद होते हैं साथियों, तो तीन भेद होते हैं। कितने भेद? तीन भेद होते हैं। अगर बात करें स्वर संधि आपकी हो जाएगी, उसके अलावा साथियों आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी, और उसके अलावा साथियों कौन सी संधि होगी? आपको ध्यान रखना है विसर्ग संधि होगी। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा संधि का भेद नहीं है, तो ये तीन भेद हैं कुल मिला के, आप लोग ये ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि व्याकरण जानने वाले को क्या कहा जाता है? तो व्याकरण जानने वाले को साथियों व्याकरण कहा जाता है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और आपसे यहां पर साथियों पूछा जा रहा है कि निम्न में से तालव्य ध्वनियां कौन सी है? बताइए। देखिए जितनी भी तालव्य ध्वनियां हैं वो सब मैं आपको साथियों आज बता दे रहा हूं और प्रश्न आपसे बनते हैं। तो तालव्य ध्वनियों को साथियों चा वर्ग भी कहा जाता है। क्या? चा वर्ग भी कहा जाता है। पहली बात आपको ध्यान रखना है, तो चा वर्ग में कौन कौन सी ध्वनि आती हैं या तालव्य ध्वनियों में कौन कौन सी ध्वनि आती हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चा आएगा, उसके अलावा साथियों छा आएगा, चा आएगा, चा छा आएगा, जा आएगा, उसके अलावा साथियों झा आएगा और साथियों ऊ आएगा। उसके अलावा कौन कौन सी ध्वनियां आप लोग याद रख सकते हैं? अगर आपसे पूछा जाए या कैसी ध्वनि है, तो तालव्य ध्वनि है। शा कैसी ध्वनि है? तो तालव्य ध्वनि है। उसके अलावा छोटी ई और साथियों बड़ी ई, ये कैसी ध्वनि है? ये साथियों तालव्य ध्वनियां है। तो कितने तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है? पूछा जा सकता है या कैसी ध्वनि है तो तालव्य है, शा कैसी ध्वनि है तो तालव्य है, या कैसी ध्वनि है तो तालव्य है। तो इनमें से कौन सी तालव्य ध्वनि आपको नजर आ रही है साथियों? तो अगर बात करते हैं ये शा जो है ना, शा कैसी ध्वनि हो जाएगी साथियों? एक तालव्य ध्वनि हो जाएगी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए कंठ वर्ण आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कंठ वर्ण कौन सा है, बताने की कोशिश कीजिए। तो जितने भी साथियों कंठ वर्ण होते हैं वो सब के सब मैं आपको बता देता हूं। कंठ वर्ण को साथियों क्या कहा जाता है? का वर्ग भी कह सकते हैं। तो का वर्ग में क्या क्या आता है, कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो साथियों का आता है,
उसके अलावा खा आता है, उसके अलावा साथियों गा आता है, घा आता है, उड़ा आता है, ठीक है ना। उसके अलावा कौन कौन से आते हैं आप लोग ध्यान रखेंगे, मैं आपको बता देता हूं। छोटा आ की जब हम साथियों बात करते हैं तो ये भी कंठ वर्ग में ही आता है। उसके अलावा देखिए छोटा आ हो गया और बड़ा आ हो गया और हा हो गया, ठीक है ना, और अंग हो गया, ये सब के सब साथियों कंठ वर्ण में आते हैं। तो पूछा जा रहा है कौन सा कंठ वर्ण है साथियों, मैं आपको बता चुका हूं छोटा आ की जब हम साथियों बात करते हैं ये क्या है, ये एक आपका कंठ वर्ण है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आंसर यहां पर जिनका भी है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए कि संधि शब्द का सही विलोम आपसे पूछा जा रहा है। तो संधि देखिए, संधि का मतलब क्या होता है, दो चीजों को जोड़ना, ज्वाइन करना, लेकिन इसका विलोम आपसे पूछा जा रहा है तो विग्रह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विग्रह भी कह सकते हैं और विच्छेद भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो कुल मिला के आप लोग ध्यान रखेंगे आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। और संधि का मैं आपको साथियों संधि विच्छेद करके बता चुका हूं, क्या हो जाएगा, समधि हो जाएगा। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये आपको बताया है साथियों, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न है कि जो कम खर्च करता हो, देखिए जो कम खर्च करता हो उसको साथियों क्या कहा जाएगा, जो कम खर्च करता है उसको तो साथियों मितव्ययी कहा जाएगा। लेकिन अगर बात करते हैं जो अधिक खर्च करता है उसको क्या कहा जाएगा साथियों, उसको अपव्ययी कहा जाएगा। क्या, उसको अपव्ययी कहा जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश करेंगे, बताइए। तो यहां पर अगर बात करें साथियों ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले अगर बात करें साहित्यकार कौन थे, सुमित्रा नंदन पंत थे। तो इनको साथियों इनकी किसी रचना के ऊपर ही तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला होगा, तो उनकी वो रचना साथियों कौन थी, ये भी आपसे पूछी जा सकती है, बिल्कुल साथियों पूछी जा सकती है। तो इनकी रचना का नाम क्या था साथियों, चिदंबरा इनकी रचना का नाम था। तो कल को आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि सुमित्रा नंदन पंत को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, तो साथियों चिदंबरा के लिए पहला प्रश्न बनता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों सुमित्रा नंदन पंत की, तो आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। प्रकृति का साथियों सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, अगर आपसे साथियों एग्जाम में ये प्रश्न बन जाए तो सुमित्रा नंदन पंत ही आपको बताना है। तो पहली बात मैंने आपको बताई, चिदंबरा किसकी रचना है, सुमित्रा नंदन पंत की है। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, सुमित्रा नंदन पंत को भी कहा जाता है। अच्छा एक और आपसे पूछा जाता है, मैं आपको बता देता हूं, आपसे पूछा जाता है एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है। तो एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है साथियों, माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा साथियों कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है। क्या, आपसे पूछा जा सकता है कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, तो महादेवी वर्मा को कहा जाता है आधुनिक युग की मीरा, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर बात करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में, आपसे पूछा जाए कि हिंदी नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही साथियों हिंदी नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। और एक भारतीय आत्मा साथियों माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। ये सारी जानकारी साथियों आपको ध्यान रखना। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा विराम चिन्ह छूटा है, मतलब इसमें से कौन सा विराम चिन्ह जो है वो छूटा है, लगा नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। मोहन, कमल और सुरेश एक साथ शाला जाते हैं, एक साथ पाठशाला जाते हैं। तो यहां पर कौन, देखिए यहां पर अगर बात करें एक तरीके से यहां पर कॉमा नहीं आया है, अल्प विराम नहीं आया है। तो क्या आपका राइट आंसर होगा साथियों, ये अगर बात करें ना, ये कैसे बनता है मैं आपको बता देता हूं। इसको साथियों अल्प विराम कहा जाता है, इसको योजक चिन्ह कहा जाता है, इसको पूर्ण विराम कहा जाता है और इसको साथियों विवरण चिन्ह कहा जा सकता है। ये आप लोग इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह की अगर बात करें, ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। कोष्ठक अगर आपसे पूछे तो तीन तरीके के कोष्ठक होंगे, आपने पढ़ रखे होंगे। तो ये साथियों तीन तरीके के आपके ये कोष्ठक हो गए। आश्चर्य चिन्ह की अगर बात करें तो साथियों आश्चर्य चिन्ह आपका ये हो जाएगा, इसको विस्मयादि चिन्ह भी कहा जाता है, ठीक है ना। और अर्ध विराम की अगर बात करें, ये आपका साथियों अर्ध विराम हो जाएगा। तो जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं उतनी चीजें आपको ध्यान रखना है। दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो दाता शब्द का साथियों स्त्रीलिंग आपका दात्री हो जाएगा। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहा जाता है उनको, तो देखिए दो व्यंजन है, उनको एक साथ जोड़ने पर उनको साथियों संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, तो चार साथियों संयुक्त व्यंजन होते हैं। कौन कौन से संयुक्त व्यंजन होते हैं, अगर बात करते हैं छा जो है साथियों ये क्या हो जाएगा आपका संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। त्रा क्या हो जाएगा, एक संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। अगर बात करते हैं साथियों ज्ञा की, तो संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। और शिरा क्या हो
जाएगा, संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। प्रश्न आपसे बनेगा कि इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो इन चारों का नाम आपको मालूम हो पाएगा, तभी तो साथियों आप प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दे पाओगे। ठीक है ना। चलिए अब अगर बात करते हैं ये अंतःस्थ व्यंजन क्या है साथियों, या, रा, ला, वा, ये वाले वर्ण जो है ना साथियों, यारा लावा, ये क्या कहलाए जाते हैं, ये अंतःस्थ व्यंजन कहलाए जाते हैं, आपसे पूछा जा सकता है। उसके अलावा साथियों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मूल स्वर कौन कौन से होते हैं, मूल स्वर, वैसे स्वर तो सारे ही आपको ध्यान होंगे, मूल स्वर किसे कहा जाता है, तो छोटा आप का ये मूल स्वर है, अगर बात करें छोटी ये मूल स्वर है, छोटा ऊ मूल स्वर है, और उसके अलावा साथियों ऋण से ऋषि वाला ये मूल स्वर है। इनको मूल स्वर भी कहा जाता है और साथियों ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है, तो ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। पूछा जाए इनमें से कौन सा ह्रस्व स्वर है, तो ये बता देना। मूल स्वर की बात करें, छोटा आ छोटी, मतलब सब छोटा छोटा है, छोटा आ छोटी, छोटा ऊ ऋण, ये क्या हो जाएंगे, मूल स्वर हो जाएंगे। अगर आपसे दीर्घ स्वर पूछ लिया जाए तो दीर्घ स्वर तो साथियों बड़ा होता है। दीर्घ स्वर की अगर बात करें तो दीर्घ स्वर में देखिए, मूल स्वर में या ह्रस्व स्वर में छोटा छोटा छोटा, और दीर्घ स्वर की बात करें तो बड़ा बड़ा बड़ा, यानी कि बड़ा आ जाएगा, बड़े ई आ जाएगा, बड़ा ऊ आ जाएगा, ठीक है ना, और उसके बाद ए और ए आ जाएगा साथियों। उसके अलावा साथियों ओ आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। तो इतनी आपको ध्यान रखने के दीर्घ स्वर के अंतर्गत साथियों आता है। चलिए अब उसके बाद देखिए एक और साथियों रह गया, वो भी मैं आपको बता देता हूं। ऊष्म व्यंजन आपसे पूछे जाते हैं कि इसमें से ऊष्म व्यंजन कौन सा है, तो ऊष्म व्यंजन भी साथियों कितने होते हैं, 4 वर्ण जो होते हैं ना वो ऊष्म व्यंजन होते हैं। कौन कौन से, एक तो आपका शा हो जाएगा, शा हो जाएगा, सा हो जाएगा, और उसके अलावा हा हो जाएगा। तो ये सारी जानकारी साथियों आपको ध्यान रखना है। सैकड़ों तरीके से घुमा फिरा के प्रश्न आपसे यहीं पर से बनेगा। यानी कि हिंदी की अगर बात करते हैं तो आज की क्लास साथियों, जितने 1 घंटे 2 घंटे जितनी लंबी क्लास हो जाए, अगर आपने साथियों बैठकर इस क्लास को कंठस्थ कर लिया तो मेरा मानना है साथियों हिंदी के आप महारथी बना दूंगा। आज की इस क्लास में हिंदी को पूरी तरीके से आज की इस वीडियो में खत्म कर डालेंगे। चलिए 18वें नंबर का साथियों प्रश्न है कि राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। मतलब इस पंक्ति में कुछ बढ़ा चढ़ाकर बात की गई है, और जहां पर भी पंक्ति में बढ़ा चढ़ाकर बात की जाती है वहां पर साथियों अतिशयोक्ति अलंकार होता है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है कौन से। देखिए 2 तरीके से प्रश्न आपसे पूछा जाता है। पूछा आपसे जाता है कि इनमें से कौन सा साथियों पुल्लिंग शब्द है, क्या इनमें से कौन सा साथियों पुल्लिंग शब्द है, एक तो ये पूछा जाता है, और पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा साथियों स्त्रीलिंग शब्द है। तो किसी के शब्द के बाद अगर आप कैसा लगाकर देख लो और कैसा आ जाए तो वो साथियों पुल्लिंग होगा। अगर किसी शब्द के बाद साथियों कैसी लगाकर देख लो, अगर कैसी सही बैठ रहा है तो वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे कि अगर बात करें संसार के साथ क्या कैसा आएगा तो ये पुल्लिंग हो जाएगा। गौरव कैसा है, गौरव के साथ कैसा आएगा। समुदाय कैसा है, समुदाय कैसी थोड़ी ना कहोगे, संसार कैसी थोड़ी ना कहोगे, गलत हो जाएगा। जिसके सामने बोल दोगे ये संसार कैसी है, वो कहेगा अरे भाई तुम्हें तो बिल्कुल सही तरीके से तुम स्त्रीलिंग पुल्लिंग में फर्क तुमको नहीं मालूम है। लेकिन गरिमा कैसी है ये होगा, गरिमा कैसा है थोड़ी ना बोला जाएगा, गरिमा कैसी है तो कैसी आ गया तो ये साथियों क्या हो जाएगा कि स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अब अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि भारत भारती के रचनाकार आपसे पूछे जा रहे हैं कौन है, बताइए। देखिए एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है, प्रश्न आपसे ये पूछा जाता है कि राष्ट्रकवि किसे कहा जाता है। तो अगर आपसे साथियों एग्जाम में कभी भी पूछ लिया जाए कि राष्ट्रकवि इनमें से किस रचनाकार को कहा जाता है, तो मैथिली शरण गुप्त को ही साथियों क्या कहा जाता है, राष्ट्रकवि कहा जाता है। मैथिली शरण का गुप्त कहां पर हुआ था साथियों, तो उत्तर प्रदेश का ये एग्जाम है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे इनका जन्म साथियों उत्तर प्रदेश में ही हुआ था। तो कुल मिला के अगर बात करें भारत भारती के रचनाकार कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त ही साथियों भारत भारती के रचनाकार हैं। अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाता है कि साकेत किसकी रचना है, बताइए साकेत किसकी रचना है साथियों, तो साकेत भी मैथिली शरण गुप्त की रचना है। उसके अलावा आपसे पूछा जाए पंचवटी किसकी रचना है साथियों, तो पंचवटी भी मैथिली शरण गुप्त की ही रचना है। उसके अलावा आपसे पूछा जाए यशोधरा, क्या यशोधरा साथियों किसकी रचना है, तो यह भी साथियों मैथिली शरण गुप्त की ही रचना है। यह भी आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। उसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि रामधारी सिंह दिनकर की भैया कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं बता दीजिए। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि उर्वशी किसकी रचना है, तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। आपसे पूछा जाए संस्कृति के 4 अध्याय, क्या पूछा जाए संस्कृति के साथियों, अगर आपसे पूछ लिया जाए 4 अध्याय संस्कृति के
4 अध्याय किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की ही रचना है। तो इतनी रचनाएं जो मैं आपको साथियों बता रहा हूं, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट में बचे साथियों, अगर बात करें यहां पर जयशंकर प्रसाद की, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कामायनी किसकी रचना है? तो कामायनी भी आपकी जयशंकर प्रसाद की ही रचना है। उसके अलावा आपसे पूछ लिया जाए कि आंसू किसकी रचना है? तो आंसू भी साथियों जयशंकर प्रसाद की रचना है। लहर की अगर बात करें, लहर भी साथियों किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। कानन कुसुम की अगर बात करें, बहुत पूछा जाता है, तो कानन कुसुम भी साथियों किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। उसके अलावा एक और देख लीजिए साथियों, प्रेम पथिक। तो प्रेम पथिक की जब हम बात करते हैं साथियों, प्रेम पथिक भी साथियों जयशंकर प्रसाद की ही रचना है। इतनी रचनाएं साथियों आप लोग क्या करेंगे? आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। उसके अलावा साथियों माखनलाल चतुर्वेदी की अगर बात करें, तो इनकी भी साथियों एक दो रचनाएं आप लोग ध्यान रखेंगे। आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, अगर आपसे पूछा जाए हिम तरंगिनी, क्या हिम तरंगिनी किसकी रचना है साथियों? तो हिम तरंगिनी रचना किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी का। और हिम किरीटिनी किसकी रचना? ये भी साथियों माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि निम्न में से सर्वनाम कौन सा है? तो साथियों अगर बात करें सर्वनाम के बारे में, मैं आपको बता चुका हूं, पूरा टॉपिक साथियों मैंने कंप्लीट किया था आपके ही सामने से। देखिए दान, भजन, कुछ और पढ़ना, मैंने आपको साथियों एक टाइप बताया था, क्या अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा साथियों। उसमें मैंने अनिश्चयवाचक सर्वनाम में साथियों आपको दो बताया था, क्या अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक साथियों सर्वनाम की जब हम बात करते हैं तो मैंने आपको दो शब्द बताए थे कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम में दो तरीके के शब्द आते हैं। एक तो मैंने आपको बताया था कोई शब्द अगर आपसे पूछा जाए तो आपको अनिश्चयवाचक सर्वनाम बताना है, और अगर आपसे पूछा जाए कुछ शब्द कैसा है, तो ये शब्द भी साथियों अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो इसमें से कौन सा शब्द सर्वनाम है आपसे तो सिंपल सा इतना ही पूछा गया है। तो कुछ शब्द आपका कैसा है साथियों? सर्वनाम है। ये आपका राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर आपका सी जाएगा, बिल्कुल करेक्ट साथ। चलिए अब उसके बाद देखिए सेना के लिए सही पर्यायवाची, यानी कि सेना को साथियों क्या कहा जाता है? देखिए वाहिनी तो कहा जाता है, लेकिन वाहिनी नहीं कहा जाता है, पहिनी नहीं कहा जाता है, पहिनी नहीं कहा जाता है साथियों। वाहिनी की अगर बात करें तो बिल्कुल, कंटक की बात करें सेना का पर्यायवाची, और सैन्य की बात करें साथियों सेना का पर्यायवाची। तो ये ऊपर वाले तीनों साथियों सेना के पर्यायवाची हो जाएंगे। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अब उसके बाद देखिए कौन सा शब्द साथियों बहुवचन है, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए। बताइए, देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग हमेशा साथियों बहुवचन के रूप में ही किया जा सकता है। जैसे कि अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि ये हस्ताक्षर कैसा शब्द है, तो आप क्या बताओगे? ये तो भैया बहुवचन शब्द है। अगर आपसे पूछ लिया जाए ये आंसू कैसा शब्द है, तो आंसू कैसा शब्द है साथियों? बहुवचन शब्द है। उसके अलावा साथियों दर्शन की अगर बात करें, दर्शन भी आपका बहुवचन शब्द है, और प्राण भी आपका साथियों बहुवचन शब्द है। और लोग की अगर बात करते हैं, लोग भी आपका साथियों बहुवचन है। और समाचार की अगर बात करें, समाचार भी आपका साथियों बहुवचन शब्द ही है। तो इतने आप लोग ध्यान रखेंगे शब्द कैसे होते हैं, ये सब साथियों एक वचन नहीं होते बल्कि बहुवचन होते हैं। तो समाचार मैंने आपको बताया है साथियों, तो समाचार आपका कैसा हो जाएगा? एक बहुवचन शब्द हो जाएगा। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। वीर शब्द का अगर भाववाचक आपको बनाना हो तो आप कैसे बनाओगे? जिसके मित्र का हो जाएगा साथियों मित्रता, दुश्मन का हो जाएगा साथियों दुश्मनी, भाववाचक में बना रहा हूं। तो उसी प्रकार वीर का क्या हो जाएगा साथियों? वीर का वीरता हो जाएगा। तो अगर आपका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए था तो बिल्कुल करेक्ट था। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि राजर्षि के लिए संधि विच्छेद आपको करना है, बताइए। देखिए संधि विच्छेद करते समय दो से तीन बातें आपको ध्यान रखना है। मतलब जिस शब्द का संधि विच्छेद आप करो, और संधि विच्छेद करने के बाद साथियों उस शब्द के आप दो टुकड़े कर दोगे, तो जो दो टुकड़े आप करोगे ना साथियों, दोनों शब्द को आपने कभी पहले कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ देखा होना चाहिए, या तो उसको लिखा हुआ देखा होना चाहिए, या कभी उन शब्दों को पढ़ा हुआ होना चाहिए। कुल मिला के कहा जा सकता है कि वो दोनों शब्द साथियों सार्थक सार्थक होना चाहिए, यानी कि उन दोनों शब्दों का साथियों क्या कुछ ना कुछ मतलब होना चाहिए। तो इसमें से ऐसा कौन सा आपको नजर आ रहा है? देखिए एक तो राजा हो जाएगा और एक आपका ऋषि हो जाएगा। तो कहा जा सकता है साथियों अगर राजर्षि शब्द का संधि विच्छेद करोगे तो क्या आएगा? राजा धन ऋषि आएगा। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी था तो बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद देखिए जो स्त्री सूर भी ना देख सके उस स्त्री को क्या कहा जाता है? तो उसको तो साथियों असुर पश्या कहा जाता है। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है रातों रात में शब्द समास आपसे पूछा जा रहा है साथियों, इसमें से कौन सा समास है बताइए। देखिए
कभी भी आपसे साथियों अगर मतलब दो सेम सेम शब्द यहां पर लिख दिए जाएं, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए धीरे धीरे, क्या आपसे पूछ लिया जाए कि भैया ये बताइए धीरे धीरे शब्द में कौन सा समास है, तो धीरे धीरे शब्द में कौन सा समास हो जाएगा साथियों? अव्ययी समास हो जाएगा। क्या समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। पहली बात आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए रातों रात में कौन सा समास है, तब भी आपको क्या बताना है? रातों रात में भी साथियों अव्ययी भाव समास हो जाएगा। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, और जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए यहां पर अगर मैं आपको और जानकारी दूं तो ये मैं आपको बता सकता हूं साथियों अव्ययी भाव और किन किन तरीके के शब्दों में होता है। अगर कभी भी आपको साथियों शब्द का पहला पद दिख जाए अनु, जैसे कि अनुकार पूछा जाए और पूछा जाए इसमें कौन सा समास है, तो उसमें अव्ययी भाव समास होगा। कभी भी आपको किसी भी शब्द का पहला पद दिख जाए साथियों प्रति, तो उसमें कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। किसी भी शब्द का पहला पद अगर दिख जाए बड़ा आ, तो अव्ययी भाव समास होगा। कभी भी अगर शब्द दिख जाए उप, तो कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। जैसे कि उपकार आ जाए या आजन्म आ जाए या प्रतिकार आ जाए या अनुकार आ जाए, बहुत तरीके के शब्द बनते हैं जिनमें शुरू में साथियों ये आपके शब्द होते हैं, ठीक है ना। तो अगर ऐसा बन जाए साथियों तो उसमें 100% कहा जा सकता है अव्ययी भाव समासी होगा। ये आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। और दो रिपीट वाले अगर शब्द आ रहे हैं तो उसमें पूछा जाए कौन सा समास होगा, तो उसमें भी साथियों अव्ययी भाव समास होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए, और अगर पूछ लिया जाए साथियों दो योजक चिन्ह, जैसे कि यहां पर तो सेम सेम शब्द लिखे थे, तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये लिख दिया जाता आजकल, तो ये तो अलग अलग शब्द हैं और बीच में योजक चिन्ह दे दिया जाता तो इसमें साथियों द्वंद्व समास हो जाता, ठीक है ना। तो ये बात भी, जिसके माता डैश पिता लिख दिया जाता तो उसमें बीच में योजक चिन्ह होता तो वहां पर साथियों द्वंद्व समास हो जाता, ठीक है ना। ये सारी जानकारी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए इनमें से कौन सा यौगिक शब्द है, ये आपसे पूछा जा रहा है। मैं आपको बताता हूं साथियों यौगिक शब्द कौन से शब्द होते हैं। वो शब्द होते हैं साथियों जिनका संधि विच्छेद हो सकता है, वो शब्द यौगिक शब्द कहलाए जाते हैं। संधि विच्छेद करने की शर्त यह भी है कि जो दो शब्द निकले उनका कोई मतलब होना चाहिए, यानी कि वो सार्थक सार्थक शब्द होना चाहिए। तो क्या इसकी संधि विच्छेद हो सकती है? बल्कि नहीं हो सकती है। पंकज की संधि विच्छेद हो सकती है, सार्थक सार्थक शब्द नहीं निकलेंगे। इसकी साथियों संधि विच्छेद हो सकती है, कर्म प्लस चारी हो जाएगा, तो जिसकी संधि विच्छेद साथियों हो सकती है वो आपके ही यौगिक शब्द होते हैं। तो इसलिए आंसर अगर आपका भी ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट भाई। हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। यहां पर रेखांकित आपको शब्द साथियों नजर आ रहा होगा, ये प्रतिदिन, ये शब्द को पहचानेंगे। ये शब्द क्या है साथियों, मतलब प्रतिदिन क्या है? ये क्या एक उपसर्ग है या एक साथियों अव्यय है या एक सर्वनाम है या एक साथियों कारक है? तो यहां पर जब हम साथियों बात करते हैं ये कौन सा शब्द हो जाएगा? उपसर्ग तो होगा नहीं, सर्वनाम भी नहीं होगा, कारक भी नहीं, ये साथियों क्या है? ये आपका अव्यय शब्द हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। देखिए यहां पर साथियों आज आ गया है प्रतिदिन, और अगर आपसे पूछा जाए इसमें कौन सा समास है, तो इसमें साथियों अव्ययी भाव समास है। क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर किसी भी शब्द का पहला पद साथियों प्रति आ जाए तो वो क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। किसी भी शब्द का अगर पहला पद अनु है, बड़ा आ है या उप है, तो उसमें कौन सा समास होता है? उसमें साथियों अव्ययी भाव समास होता है। पहला पॉइंट आपको यहां पर ध्यान रखना है। अब जिसके मान लीजिए यहां पर प्रतिदिन आया है, आपको कल ये भी तो पूछा जा सकता है कि ये बताइए, एग्जामिनर पूछ सकता है कि बताइए ये तथा कैसा शब्द है, तो ये तथा भी अव्ययी भाव समास है। आपसे पूछा जा सकता है साथियों एवं कैसा शब्द है, तो एवं भी साथियों अव्ययी भाव समास है। किंतु की बात करते हैं, किंतु परंतु की बात करते हैं, तो साथियों किंतु भी अव्ययी समास है और परंतु भी साथियों आपका कैसा समास है? सॉरी, समास नहीं, अव्यय, मतलब अव्यय शब्द है। किंतु भी आपका अव्यय शब्द है, परंतु भी आपका अव्यय शब्द है, ठीक है ना। चलिए उसके अलावा अगर बात करते हैं, पूछा जाए इसलिए ये कैसा शब्द है, तो इसलिए भी साथियों एक अव्यय शब्द है। और कब है, क्यों है या जब है, तब है, ये सारे कैसे शब्द हैं? ये सब साथियों अव्यय शब्द ही कहलाए जाते हैं। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि पृथक का विलोम क्या होगा, यह आपसे पूछा जा रहा है साथियों। बताने की कोशिश करेंगे कि सही जवाब आपका यहां पर क्या होगा, बताइए। चलिए देखिए पृथक का विलोम तो साथियों क्या हो जाएगा? संयुक्त हो जाएगा, और सही जवाब आपका बी के साथ जाएगा। अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है कि इनमें से दंत ध्वनि कौन सी है। तो साथियों मैं अगर आपको बताऊं, मैं आपको सारी दंत ध्वनियां यहां पर बता देता हूं, ठीक है ना। सारी दंत ध्वनियों की अगर बात करते हैं साथियों, दंत ध्वनियां कौन कौन सी होती हैं, क्योंकि क्या पता साथियों कल को क्या आ जाए, कल को क्या आ जाए साथियों, कुछ कहा नहीं जा सकता। चलिए देखिए दंत ध्वनियों की जब हम बात करते हैं तो आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए ता किसके अंतर्गत आता है, तो ता आपका दंत ध्वनि के अंतर्गत आता है। ता है, था है, उसके अलावा ता है, था है, दा है साथियों,
धा है और ना है, ये सारे के सारे दंत ध्वनि ही कहलाए जाते हैं। उसके अलावा साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे सा है, रा है, ला है, यानी कि सरल में जितने भी वर्ण आते हैं साथियों वो सारे के सारे साथियों दंत ध्वनियों के अंतर्गत ही आते हैं। ता, था, दा, धा, ना दंत ध्वनि, सा, रा, ला सरल दंत ध्वनि। तो साथियों यहां पर अगर बात करें कौन सी दंत ध्वनि आपको नजर आ रही साथियों, ये जो ला है ना ये आपकी दंत ध्वनि हो जाएगी। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो साथियों यहां तक का सफर आपने अगर तय कर लिया है तो 50 प्रश्न साथियों मैं आपको करवा रहा हूं इस क्लास में, और 50 प्रश्नों के माध्यम से आप देखेंगे कि हिंदी को पूरा कैसे खत्म किया जाता है, कैसे कंप्लीट किया जाता है। एक तरीके से साथियों ये एग्जाम पास वाली वीडियो आपको दी जा रही है। 50 प्रश्नों के माध्यम से पूरी हिंदी का निचोड़ आपके मनोमस्तिष्क में साथियों आज मैं स्टोर कर डालूंगा। इनमें से कौन सा विकल्प सरल वाक्य है, मैंने आपको साथियों बताया था, ये पूरा टॉपिक समझाया था कि सरल वाक्य की पहचान क्या होती है, मिश्रित वाक्य की पहचान क्या होती है, संयुक्त वाक्य की पहचान क्या होती है। जैसे कि जब हम बात करें संयुक्त वाक्य मतलब दो जिनसे संयुक्त हो रहा है, दो अलग अलग वाक्य जिन शब्दों से संयुक्त हो रहे हैं। जैसे कि अगर किसी वाक्य में तथा आ जाए या और आ जाए तो वो कैसा साथियों हो जाएगा, वो आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगी। ये सारी जानकारी साथियों मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है ना, बहुत बढ़िया तरीके से साथियों मैं आपको बता चुका हूं। अगर अथवा आ जाए या इसलिए आ जाए या अतः आ जाए, किंतु परंतु आ जाए, लेकिन आ जाए, वो सब के सब साथियों संयुक्त वाक्य की श्रेणी में ही वो सारे वाक्य होंगे। मैंने आपको बताया था मिश्रित वाक्य क्या होते हैं, उनकी पहचान क्या होती है। तो मिश्रित का मतलब होता है मिले जुले। अगर किसी वाक्य में मिले जुले शब्द देखो, जैसे कि जहां वहां, जहां तुम जाओगे वहां वो जाएगा, तो ये कैसा हो जाएगा, एक मिश्रित वाक्य हो जाएगा। यद्यपि तथापि आ जाए तो वो मिश्रित वाक्य हो जाएगा। या जैसा वैसा, जैसा जैसे वो आएगा वैसे वो चला जाएगा, मतलब इस टाइप के बहुत तरीके के वाक्य बन सकते हैं जैसे वैसे से, तो वो आपके मिश्रित वाक्य आ जाएंगे। जब तब है, या दो शब्द आपको और ध्यान रखने, अगर साथियों क्योंकि आ जाता है, क्या, अगर क्योंकि साथियों वाक्य में आ जाए तो वो भी क्या हो जाएगा, मिश्रित वाक्य हो जाएगा। और अगर की आ जाता है तो वो भी साथियों मिश्रित वाक्य हो जाएगा। अब अगर कोई सिंपल सा साधारण सा वाक्य लिखा हुआ इसमें एक ही क्रिया है तो वो आपका सरल वाक्य की श्रेणी में आएगा। तो यहां पर साथियों अगर बात करें आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे सरल वाक्य ही तो पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा साथियों सरल वाक्य होगा, ये आपको देखना है और बताना है कि सही जवाब आपका क्या हो सकता है। बताइए यहां पर तो साथियों इसलिए आ गया, तो इसलिए जहां पर आता है वो आपका संयुक्त वाक्य होता है, तो ये तो सरल वाक्य नहीं है। यहां पर साथियों के आ गया, मैं आपको बता चुका हूं के जहां पर आए या क्योंकि आए वो आपका मिश्रित वाक्य होता है। यहां पर साथियों और आ गया, मैं आपको बता चुका हूं और जहां पर आ जाए वो आपका संयुक्त वाक्य होता है। सरल वाक्य की अगर बात करें, छात्रा ने बहुत ओजस्पूर्ण स्वरचित कविता सुनाई, एक ही क्रिया है तो क्या हो जाएगा साथियों, सिंपल सा है एकदम, ठीक है, तो सरल वाक्य हो जाएगा। सही जवाब आपका सी के साथ जाएगा। यानी कि जिस वाक्य में संयुक्त वाक्य की भी पहचान नहीं है और मिश्रित वाक्य की भी पहचान नहीं है तो जाहिर सी बात है साथियों वो सरल वाक्य ही तो होगा। अगले नंबर का साथियों प्रश्न देखिए और बताइए इस प्रश्न का सही जवाब आपका क्या होगा। चलिए, किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ। देखिए निपात क्या होता है, आखिर निपात से संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जाता है, निपात क्या होता है ये आपको देखना है और आपको बताना है। देखिए अगर अगर आपसे बोलूं कि ये परीक्षा मैं निकाल सकता हूं, ठीक है, ये परीक्षा मैं निकाल दूंगा, लेकिन अब इस वाक्य को सुनिए, ये परीक्षा मैं निकाल दूंगा, और इस वाक्य को सुनिए, ये परीक्षा तो मैं ही निकाल सकता हूं या ये परीक्षा तो मैं ही निकालूंगा। अब यहां पर मैंने जो शब्द जोड़े ना साथियों, वो क्या एक शब्द जोड़ा, मैंने ही शब्द जोड़ा, मैंने साथियों तो शब्द जोड़ा। तो जिन शब्दों को जोड़ने पर साथियों वाक्य को प्रभावपूर्ण बन जाता है, एकदम वाक्य थोड़ा सा अलग हो जाता है, प्रभावपूर्ण बन जाता है, वही साथियों आपके निपात शब्द कहलाए जाते हैं। ये काम मैं कर सकता हूं, नॉर्मल सा वाक्य, ये काम तो केवल मैं ही कर सकता हूं, तो केवल आ गया और मैं ही आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, निपात हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर बात करें निपात शब्द कौन कौन से होते हैं ये आप लोग एक बार साथियों देख लीजिए। निपात की जब हम साथियों बात करते हैं, जैसे कि बात करें तक है, वहां तक, तो वहां तक है, मात्र आ जाए, केवल आ जाए, ही आ जाए, ठीक है ना, तो ये सारे शब्द कैसे हो जाएंगे, निपात की श्रेणी में ही आएंगे। तो हरीश छत पर बैठा है, तो साधारण सा वाक्य है, निपात नहीं हुआ। कल एक कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया, सिंपल सा वाक्य, निपात नहीं आया। आप भी आइएगा, तो आप आइएगा सिंपल सा है, लेकिन यहां पर जब भी लगा दिया जाएगा, आप भी आइएगा, तो साथियों इसमें कुछ प्रभाव सा लग रहा है। और मैं छुट्टी के दिन घर जा रहा हूं, इसमें भी कोई निपात वाला शब्द नहीं है। तो कुल मिला के अगर बात करें आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया,
वेरी गुड क्लास। साथियों जिन लोगों ने भी क्लास को लाइक ना किया हो तुरंत साथियों क्लास को लाइक कर दीजिए और वीडियो को साथियों अगर हो सके तो क्लास को देखने के बाद एक बार एक ग्रुप में या अपने 2 मित्रों के साथ साथियों इसको शेयर आप सभी लोग अवश्य कर देंगे, ठीक है ना। और चैनल पर साथियों नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए अब उसके बाद देखिए वह खंबा गिर जाएगा, क्या वह खंबा गिर जाएगा साथियों इसमें आपसे पूछा जा रहा है इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है ये आपको बताना है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है साथियों वह, क्या वह, तो ये आपसे पूछा जा रहा है क्या प्रत्येक बोधक विशेषण है, नहीं। क्या निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, क्या अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, या संबंध परिमाणवाचक विशेषण है, तो संबंध परिमाणवाचक विशेषण भी नहीं है। यहां पर साथियों अगर बात करें कौन सा विशेषण है ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है और ये आपको साथियों बताना है, बताइए। तो यहां पर साथियों निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है, सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि इनमें से साथियों महाप्राण व्यंजन आपसे पूछा जा रहा है कौन सा महाप्राण व्यंजन है। देखिए 2 तरह के प्राण होते हैं, एक तो साथियों होता है महाप्राण, ठीक है ना, एक तो होता है साथियों महाप्राण और एक होता है साथियों अल्प प्राण, एक होता है साथियों अल्प प्राण। ये बात आपने पहले भी सुन रखी होगी। देखिए महाप्राण व्यंजन कौन से व्यंजन होते हैं, महाप्राण व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जिन व्यंजनों को बोलने पर मुख से बहुत ज्यादा हवा निकलती है और जिन व्यंजनों को बोलने पर मुख से बहुत कम हवा निकलती है वो आपके अल्प प्राण और जिनको बोलने पर मुंह से बहुत ज्यादा हवा निकलती है वो आपके महाप्राण हो जाएंगे। सिंपल सी ट्रिक है। अगर बात करें साथियों देखिए अब यहां पर जवाब क्या होगा, हमने बोल दिया का, अब इसमें बहुत ज्यादा हवा नहीं निकली तो ये क्या हो जाएगा, अल्प प्राण हो जाएगा। हमने बोल दिया खा, अब ना चाहते हुए भी साथियों इससे मुंह से हवा निकालना पड़ रही है, तो जब मुंह से हवा निकालना पड़ रही है तो ये महाप्राण हो जाएगा। हमने बोल दिया चा, मुंह से हवा निकालना पड़ी, नहीं निकालना पड़ी, तो ये हो जाएगा साथियों अल्प प्राण। हमने बोल दिया गा, तो ये क्या हो जाएगी, अल्प प्राण हो जाएगा। कुल मिला के साथियों खा को बोलने पर हवा मुख से ज्यादा निकालना पड़ रही है, इसलिए ये साथियों महाप्राण हो जाएगा और महाप्राण ही आपसे पूछा गया था। तो जिनका आंसर यहां पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अपादान कारक युक्त वाक्यांश बताइए, आपसे पूछा जा रहा है इसमें से किसमें अपादान कारक है, ऐसा वाक्यांश आपको बताना है। देखिए अपादान कारक वहां पर होता है जहां पर साथियों 2 चीजें क्या हो रही होती हैं, 2 चीजें साथियों जुदा हो रही होती हैं। जैसे कि अगर बात करें हिमालय से गंगा निकलती है तो हिमालय और गंगा जुदा हो रहे हैं, जहां पर भी 2 चीजें आपस में जुदा हो रही होती हैं, अलग अलग हो रही होती हैं, वहां पर साथियों क्या होता है, अपादान कारक होता है। तो कष्ट से साथ यहां पर 2 चीजें जुदा नहीं हो रही है। अगर बात करें मेघों से आच्छादित तो जुदा नहीं है, भस्म से आवृत नहीं जुदा है, पद से च्युत यानी कि पद से चले जाना, पद से हटा दिया जाना या पद से च्युत कह सकते हैं, तो 2 चीजें साथियों जुदा हो रही हैं, अपादान कारक यहां पर हो जाएगा। वाक्यों को देखकर भी आपसे पूछा जाता है कि सेब पेड़ से गिरा, तो सेब का पेड़ से अलगाव हुआ, ये अलग हुए, ये जुदा हुए, तो वहां पर साथियों अपादान कारक हो जाएगा। तो अलग अलग तरीके से साथियों प्रश्न बनाकर आपसे पूछा जाता है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है साथियों, कौन सा अलंकार है, तो यमक अलंकार है, जिनका भी आंसर यहां पर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब उसके बाद देखिए पंडित का इनमें से कौन सा विलोम आपसे पूछा जा रहा है बताने की कोशिश। पंडित का विलोम जाति होगा, ज्ञानी होगा, मूर्ख होगा या मुख होगा, तो पंडित का विलोम साथियों मूर्ख हो जाएगा, सही जवाब आपका जाएगा सी के साथ। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न है कि वह धीरे धीरे चल रहा है, रेखांकित शब्द को पहचानना है, आपको बताना है, बताइए। देखिए कुछ चीजें साथियों मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि मान लीजिए मैं यहां पर साथियों कहूं कि मोहन बहुत अच्छा लड़का है, बहुत सिंपल सा वाक्य मैंने लिखा है, मोहन बहुत अच्छा लड़का है, ठीक है, लड़का है, ठीक है, इतना मैंने साथियों यहां पर लिख दिया, लड़का है। चलिए अब अगर बात करें देखिए किसकी विशेषता बताई जा रही है, इस लड़के की विशेषता बताई जा रही है, तो ये क्या शब्द होगा, ये आपका विशेष्य कहलाएगा। आपको ध्यान रखना है विशेष्य वो शब्द होते हैं जिनकी विशेषता बताई जाती है, ठीक है ना। पूछा जाए कल को एक वाक्य दे दिया जाए कि मोहन बहुत अच्छा लड़का है, तो ये लड़का कैसा शब्द है, तो ये विशेष शब्द है, आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए एक वाक्य आपको दे दिया जाए कि मोहन बहुत अच्छा लड़का है, इसमें ये अच्छा कैसा शब्द है, तो जो शब्द तारीफ बयां करें, ठीक है ना, सुंदर शब्द हो, सुंदर लड़का है तो सुंदर क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। यहां पर अच्छा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, ठीक है ना।
अगर यहां पर कहा जाता है कि मोहन बहुत बुरा लड़का है, तो बुरा भी क्या होता, वो भी विशेषण होती। ठीक है, तो इस प्रकार से आप विशेषण और विशेष्य में भेद समझ गए होंगे। मोटा आदमी, मोटा क्या है, विशेषण है, और आदमी क्या है, विशेष्य है। और अगर बात करते हैं साथियों, ये जो है ना, ये अब बहुत ज्यादा अब तारीफ, ओवर तारीफ हो रही है। तो जिन शब्दों से बहुत ज्यादा तारीफ बयां की जाए वो आपके क्या शब्द होते हैं, प्रविशेषण होते हैं। क्या होते हैं, प्रविशेषण होते हैं। ये कैसे शब्द होते हैं, ये विशेषण की विशेषता बताते हैं। जो विशेषता, विशेष्य की विशेषता बताए वो विशेषण, और जो विशेषण की भी विशेषता है वो आपके साथियों प्रविशेषण। और क्रिया तो आपको पता है, वो चलता है तो चलना क्या हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी। ठीक है ना। तो कुल मिला के जितना मैंने आपको बताया है वो आपको ध्यान रखना है। पहली बात देखिए, अब यहां पर अगर बात करें, वो धीरे धीरे चल रहा है, रेखांकित शब्द को पहचानिए। धीरे धीरे साथियों क्या है, यहां पर समास नहीं पूछा जा रहा है जो अव्ययी भाव समास लगा दोगे। यहां पर पूछा जा रहा है ये क्या है, ये क्रिया तो नहीं, क्योंकि क्रिया तो साथियों ये चल है, चलना ये क्रिया हो जाएगी। संज्ञा की अगर बात करें, संज्ञा भी नहीं, ये क्रिया विशेषण है। अब देखिए क्रिया क्या है, क्रिया साथियों चल रहा है। अब इस क्रिया की ही तो विशेषता बताई जा रही, मतलब क्रिया के बारे में ही तो बताया जा रहा है कि कैसे चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। तो ये क्रिया विशेषण हो जाएगा, इसलिए सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। और जिनका आंसर यहां पर सही है तो बिल्कुल करेक्ट है। वर्षा का ना होना, इसके लिए साथियों आपको बताना है एक शब्द क्या होगा। तो अनावृष्टि कहते हैं वर्षा का ना होना, अनावृष्टिका कहते हैं, अल्पवृष्टि कहते हैं, या अतिवृष्टि कहते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। बताइए। देखिए अगर बात करें साथियों, वर्षा का ना होना अनावृष्टि कहलाया जाता है। क्या साथियों, वर्षा का ना होना साथियों अनावृष्टि कहलाया जाता है। अति का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा अति कर देना, वर्षा रुक ही नहीं रही है। तो वर्षा का बहुत ज्यादा होना साथियों क्या कहलाया जाता है, वर्षा का बहुत ज्यादा होना अतिवृष्टि, और वर्षा का ना होना साथियों अनावृष्टि। तो पूछा क्या गया था, वर्षा का ना होना क्या कहलाया जाता है साथियों, अनावृष्टि कहलाया जाता है। और इसकी जगह पूछा जाता है कि अत्यधिक वर्षा का क्या कहा जाता है, अत्यधिक वर्षा होना को क्या कहा जाता है, तो अतिवृष्टि कहा जाता है। दोनों बातें आपको साथियों ध्यान रखना है। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न है कि बैठक में उपस्थित व्यक्तियों के पद के अनुसार नाम, उसकी राय का पूरा विवरण सहित कार्यसूची में रेखांकित कार्यों पर हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण करना क्या कहलाया जाता है साथियों, तो उसको तो परिपत्र कहा जाता है। तो एक तरीके से ये साथियों परिपत्र की ही डेफिनेशन थी। तो ये साथियों आपके परीक्षा में पूछा जाएगा और ऑप्शन भी होंगे, तो परिपत्र आपको साथियों लगा देना है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि आंख का इनमें से कौन सा पर्यायवाची है, बताइए। लोचन है, पावक है, वसन है, प्रभा है। देखिए जब हम वसन की बात करते हैं तो वसन का मतलब क्या होता है, वसन को साथियों कपड़ा कहा जाता है। वसन को कपड़ा कहा जाता है, वसन को साथियों वस्त्र कहा जाता है, मतलब कपड़े को वस्त्र कहा जाता है। उसके अलावा साथियों अंबर भी कह सकते हैं, क्या अंबर भी एक तरीके से कह सकते हैं। उसके अलावा कपड़े को साथियों चीर भी कहा जाता है, और कपड़े को साथियों परिधान भी कहा जा सकता है। तो ये तो साथियों कपड़े के पर्यायवाची हो गए, वसन के पर्यायवाची हो गए। पावक की अगर बात करें, पावक को कहा जाता है साथियों आग, और आग को ही कहा जाता है साथियों अनल, अनल कहा जाता है आग को, और आग को ही साथियों कहा जाता है कृषाणु। तो ये तो साथियों पर्यायवाची किसके हो गए, आग के हो गए, यानी कि पावक के हो गए। अब लोचन की जब हम साथियों बात करते हैं, आंख का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, लोचन हो जाएगा। तो सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। चलिए अगर बात करें साथियों, कल को आपसे पूछा जा सकता है कि लो आंख का और कौन कौन से पर्यायवाची हैं, तो लोचन आंख का पर्यायवाची है। उसके अलावा साथियों दृष्टि की जब हम बात करते हैं तो ये दृष्टि भी साथियों आंख का ही पर्यायवाची है। उसके अलावा अक्षी की बात करें तो अक्षी भी साथियों आंख का ही पर्यायवाची है। नयन की जब हम बात करते हैं, नयन भी साथियों आंख का पर्यायवाची है, और नेत्र भी साथियों आंख का ही पर्यायवाची है। और चक्षु की बात करें, चक्षु मतलब भी साथियों आंख का ही पर्यायवाची होता है। और लोचन तो मैंने आपको साथियों बता ही दिया है, लोचन भी आंख का ही पर्यायवाची है। तो बात करें साथियों जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए था, तो बिल्कुल करेक्ट था। अब उसके बाद देखिए दिग्गज के लिए संधि विच्छेद साथियों कौन सी सही होगी, ये आपसे यहां पर पूछी जा रही है, बताने की कोशिश कीजिए। तो दिग्गज की अगर बात करें, दिक हलंत आ जाएगा, धन गज हो जाएगा। तो सही जवाब आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए उसके बाद देखिए किस विकल्प में मुहावरे का भाव अर्थ गलत है। देखिए सिर धुनने को क्या पश्चाताप कहना कहते हैं, तो बिल्कुल साथियों कोई अगर अपना सिर धुन रहा है तो मतलब क्या है, वो पश्चाताप की आग में जल रहा है, वो पश्चाताप कर रहा है, तो ये तो सही हो जाएगा। पत्थर की लकीर होना मतलब अमिट या पक्की बात होना, ये भी बिल्कुल सही है। कान खड़े होना साथियों सतर्क हो जाना, ये भी बिल्कुल सही है। कन्नी काटना
कहा जा सकता है लड़ाकर पतंग काटना, पेच यहां पर ये होगा साथियों ऐसे करके, पेच लड़ाकर पतंग काटना, तो ये तो साथियों मैं नहीं कहूंगा। कन्नी काटने का मतलब साथियों कुछ और होता है कि एकदम से साथियों कह सकते हैं किसी का सामना ना करना या किसी का साथ छोड़ देना, क्या कहलाया जाता है, कन्नी काटना कहलाया जाता है। तो जिनका आंसर कुल मिला के ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहां पर पूछा गया था कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका गलत है। अब उसके बाद देखिए 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को क्या, हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया है, यह आपसे साथियों पूछा जा रहा है। तो हिंदी को क्या राजभाषा कहा गया है, या राष्ट्रभाषा कहा गया है, या लोक भाषा कहा गया है, या संपर्क भाषा कहा गया है, यह आपसे यहां पर साथियों पूछा जा रहा है। बताइए। देखिए कुछ प्रश्न मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, और कुछ संविधान की जब हम बात करते हैं, यहां पर संविधान शब्द आया है तो मुझे याद आ गया साथियों, दो ऐसे अनुच्छेद हैं जो आपसे बहुत पूछे जाते हैं। एक तो आपसे पूछा जाता है साथियों 343, अनुच्छेद नंबर 343 से प्रश्न बनता है आपसे, अनुच्छेद नंबर 343 से प्रश्न आपसे बनता है कि अनुच्छेद 343 की जब हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 343 में लिखा है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। तो यह बात आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद की प्रश्न आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी का वर्ण है, तो क्या बताओगे, अनुच्छेद 343 बताओगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हिंदी के विकास के बारे में निर्देश कौन से अनुच्छेद में दिए गए हैं, तो अनुच्छेद 351 में दिए गए हैं। क्या अनुच्छेद 351 में साथियों क्या बताया गया है, अनुच्छेद 351 में बताया गया है कि हिंदी के विकास के बारे में जो निर्देश हैं वो दिए गए हैं। तो ये दोनों अनुच्छेद आपको साथियों जरूर ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर बात करते हैं साथियों यहां पर क्या बताया गया है, साथियों राजभाषा बताया गया है, तो हिंदी को भारत संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया है। सही जवाब आपका अगर है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न देखिए कि भीष्म पितामह ने आजीवन शादी ना करने का प्रण लिया था, रेखांकित शब्द में समास आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि यहां पर अगर पूछा जाए आजीवन में कौन सा समास है तो बताइए। देखिए थोड़ा सा अगर साथियों आप पहले जाओगे तो मैंने आपको अव्ययी भाव समास की ट्रिक बताई थी। मैंने आपको बताया था अगर किसी भी शब्द का पहला पद अनु आ जाए तो अव्ययी भाव समास होगा, किसी भी शब्द का अगर पहला पद प्रति आ जाए तो अव्ययी भाव समास होगा, किसी भी शब्द का अगर पहला पद बड़ा आ जाए तो वो अव्ययी भाव समास होगा। तो यहां पर पहला पद साथियों क्या है, बड़ा आ ही तो है, तो यहां पर कौन सा समास हो जाएगा साथियों, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। और अगर रिपीट वाले शब्द कहीं पर आ रहे हैं जैसे कि धीरे धीरे, क्या धीरे धीरे, या मान लीजिए साथियों रातों रात, रातों रात, अगर साथियों रिपीट वाले शब्द आ रहे हैं तो वहां पर साथियों कौन सा समास होगा, वहां पर भी अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के अगर बात करें, और अगर बात करें ये अपोजिट वर्ड हो जैसे कि आजकल और बीच में डैश लगा हो तो वहां पर आपका साथियों द्वंद्व समास होता है। द्विगु समास की बात करें पहला पद साथियों संख्यावाची होगा जैसे कि चौराहा है, इस टाइप से जो शब्द होते हैं ना वो आपके द्विगु समास के अंतर्गत आते हैं। चलिए तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। दो दिवस आपसे पूछे जाते हैं हिंदी के सेक्शन में बहुत ज्यादा। पहले दिवस की अगर बात करें विश्व हिंदी दिवस आपसे पूछा जाएगा, तो यहां पर तो साथियों सिर्फ हिंदी दिवस है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है ये एक बार आप लोग बताएंगे। तो विश्व हिंदी दिवस अगर आपसे पूछा जाए तो 10 जनवरी को साथियों विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं सिर्फ हिंदी दिवस की तो 14 सितंबर को साथियों हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और मैंने आपको 2 अनुच्छेद भी बताए थे, पूछा था कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ऐसा कौन से अनुच्छेद में लिखा है, तो ऐसा तो साथियों अनुच्छेद 343 में लिखा है। एक और बताया था साथियों कि हिंदी के विकास के बारे में निर्देश कौन से अनुच्छेद में दिए गए हैं, तो अनुच्छेद 351 में दिए गए हैं। तो ये 2 बातें भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब उसके बाद देखिए संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णित है। तो अभी मैंने आपको साथियों 2 अनुच्छेद बताए थे, एक अनुच्छेद बताया था अनुच्छेद 343 में क्या है, तो वही तो है संघ की राजभाषा हिंदी होगी, लिपि क्या होगी, लिपि देवनागरी होगी। ऐसा कौन से अनुच्छेद में, ऐसा साथियों अनुच्छेद 343 में है। और अनुच्छेद 351 भी मैंने आपको बताया था कि हिंदी के बारे में विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। अब उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। बताइए जैसे कि ये कर है, बैठ है, चल है, ये आदि धातु प्रकार है, मतलब कैसे क्या है, ये सब मूल धातु हैं, क्या ये यौगिक धातु है, क्या ये प्रेरणार्थक धातु है, ये साथियों एक नाम धातु है। बताइए। देखिए अगर बात करते हैं साथियों, हम बात करते हैं 2 तरीके की, एक होता है साथियों मूल धातु, क्या
एक होता है साथियों मूल धातु और एक होता है क्रिया, एक होता है क्रिया, एक होता है क्रिया। अगर बात करें साथियों मैं यहां पर लिख दूं चल, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मूल धातु। लेकिन मैं यहां पर ना लगा दूं यानी कि चल ना लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्रिया हो जाएगा। अगर मैं यहां पर साथियों लिखूं बैठ, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका मूल धातु हो जाएगा, ये लिखा मूल धातु। लेकिन अगर मैं बैठ में ना लगा दूं साथियों यानी कि बैठना कर दूं तो ये हो जाएगा क्रिया। तो उम्मीद करता हूं साथियों मूल धातु में और क्रिया में आपको फर्क समझ में आ गया होगा। तो ये कौन से शब्द हैं, कर है, बैठ है, चल है, ये सारे के सारे साथियों मूल धातु ही तो हैं। इसलिए जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए था तो बिल्कुल करेक्ट था भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। देखिए इनमें से कौन सा वर्ण अघोष है। तो अब साथियों हम लोग बात कर लेते हैं क्या अघोष और सघोष की, क्या अघोष और सघोष की यहां पर अभी हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए कि ये अघोष क्या होते हैं साथियों और ये साथियों सघोष क्या होते हैं, ठीक है ना। चलिए ये अघोष क्या होते हैं, अघोष वर्ण क्या होते हैं और ये सघोष वर्ण क्या होते हैं। देखिए अगर जिन वर्णों को बोलने पर स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो तो वो आपके साथियों अघोष कहलाए जाते हैं, और जिन वर्णों को बोलने पर स्वर तंत्रियों में साथियों कंपन हो वो आपके सघोष कहलाए जाते हैं। तो इन वर्णों को जरा पढ़िए और देखिए साथियों कहां पर आपको कंपन लग रहा है और कहां पर कंपन नहीं लग रहा है। देखिए जा, जा कंपन लगा, ये क्या हो जाएगा, ये सघोष हो जाएगा। घा, घा सघोष हो जाएगा साथियों, कंपन लग रहा है। गा, गा कंपन लग रहा है साथियों, सघोष हो जाएगा। का संग नहीं लगा साथियों, बिल्कुल नहीं लगा। का कहां लगा, कोई स्वर तंत्रियों में कोई कंपन आया, लेकिन गा, घा, जा, का नहीं लगा, मतलब लगा बिल्कुल ना के बराबर लगा, इसमें थोड़ा ज्यादा लग रहा है। फर्क बिल्कुल साथियों 1% का है, 1% का है, और यही पहचान होती है। बाकी अगर ऐसे आप नहीं पहचान सकते तो फिर रट्टू तोता आपको बनना पड़ेगा कि पहला वर्ण ये वाला, दूसरा वर्ण ये वाला, तीसरा वर्ण ये वाला, ठीक है ना। तो ये दोनों बातें साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे। कुल मिला के अगर बात करें आंसर यहां पर जिनका भी ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये साथियों हिंदी के 50 प्रश्न आपने देखे और मैंने साथियों पूरी अपनी कोशिश की, पूरी अपनी जान लगा दी कंटेंट में कि ऐसा आपको कंटेंट दूं कि जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन यानी कि उम्मीद करता हूं कि पूरे क्वेश्चन साथियों इसी क्लास से आपको देखने को मिले। तो मुझे साथियों ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि इसमें से कोई क्वेश्चन बाहर जाएगा। मैंने पूरी साथियों कोशिश की, फिर से मैं यही बोल रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं साथियों कि मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिलेंगे। ज्यादा से ज्यादा इस छोटी से छोटी क्लास में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप लोग साथियों अपने रियल एग्जाम में देखेंगे। तो ये क्लास आपको कैसी लगी साथियों एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और एक प्यारे से कमेंट के माध्यम से बता दीजिए कि वीडियो आपको साथियों कैसे लगी। मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि बहुत मेहनत लगी है तो आप लोग भी साथियों वीडियो को शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करेंगे। तो खुलकर साथियों जो जो आपके कांटेक्ट में जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो भी आपके कनेक्शन में साथियों ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं, वहां इस वीडियो को आप लोग साथियों जरूर शेयर कर देंगे। फेसबुक पर अगर हो सके तो फेसबुक पर भी साथियों जरूर शेयर कर देंगे, ठीक है ना। चलिए उसके अलावा साथियों अगर बात करें यूपी पुलिस एग्जाम को पास करने के लिए एक प्लेलिस्ट बनाई गई है बिल्कुल निःशुल्क। उसमें साथियों कुछ पूरे पूरे मॉक टेस्ट हैं, जैसे कि एक ही वीडियो में आपको हिंदी के क्वेश्चन भी मिलेंगे, रीजनिंग के भी, मैथ के भी और सामान्य ज्ञान के भी। एक एक वीडियो में सब पूरा पूरा साथियों मॉडल पेपर मैंने संपूर्ण साथियों तरीके से कंप्लीट वहां किया है। तो कुछ वीडियोज मैंने बनाई है, उनको अगर आप देख लेते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि तैयारी आपकी तगड़ी हो जाएगी और साथियों बदन पर आपकी वर्दी आ जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में साथियों उसका लिंक है, उस पूरी प्लेलिस्ट को एग्जाम से पहले तैयार करके जाइएगा, एकदम रट लीजिएगा। मैं तो कहूंगा साथियों इस पूरी प्लेलिस्ट के हर एक क्वेश्चन को एकदम घोल कर पी जाइएगा, एग्जाम आपका बहुत आसानी से क्रैक हो जाना चाहिए। और साथियों डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, सारी अपडेट्स मैं वहां पर देता रहता हूं, तो उसको भी आप सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।